हेलुएट तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कंप्लीट पॉलिटी। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जानेंगे, जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, क्या क्या मतलब प्रेसिडेंट की पदवी जो है वो कौन से आर्टिकल में दी गई है। और फिर सेकंड वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन, देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती हैं। तीसरा देखेंगे हम लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर हम लोग जो प्रेसिडेंट होता है उसका चुनाव करते हैं तो करते कैसे हैं एक्चुअली। और चौथे वाले पार्ट पे हम लोग देखने वाले हैं टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कि जो कोई भी, जैसे हम लोग अगर प्रेसिडेंट की भी बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उसका भी एक फिक्स टेन्योर होता है कि वो इतने समय से लेकर इतने समय तक रूल करेगा। तो उसी की तरह जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं तो उनकी भी मतलब टेन्योर फिक्स रहता है। फिर बात देखें इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग। महाभियोग किसे कहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें किसी भी कोई भी पदवी होती है तो उसमें से जब कोई आदमी गलत काम कर देता है, खराब काम कर देता है, तो उसे हटाया जाता है। तो हम लोग उसे हटा कैसे सकते हैं, तो वही तरीका होता है कौन सा, इम्पीचमेंट का तरीका वही वाला होता है। कौन सा तरीका होता है, इम्पीचमेंट का। चौथा होता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि छठवां है हमारा पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियाँ होती हैं प्रेसिडेंट के पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जो हमारा आर्टिकल 52 है एक्चुअली, इससे पहले अगर मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारे आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक हैं ये सारे के सारे प्रेसिडेंट के बारे में ही हैं कि एक्चुअली प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे उसकी पावर होती है, क्या उसका इम्पीचमेंट है। ये सारे के सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं 52 से लेकर 62 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आर्टिकल 52 हमसे एक्चुअली क्या कहता है, देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो जो आर्टिकल है ये कंफर्म करता है कि हमारा क्या होगा, जो प्रेसिडेंट इंडिया का हो गई होगा। दूसरा नो इंडिया कहता है द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रथम नागरिक कौन है इस देश का, प्रेसिडेंट है। यानी क्यों, क्योंकि भैया वही हेड है हमारा, ठीक है। बहुत बड़ी पोस्ट होती है प्रेसिडेंट, तो भैया फर्स्ट सिटीजन तो ऑब्वियसली बात यही होगा। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि क्या इसका कहने का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट है हमारे सुप्रीम कमांडर डिफेंस फोर्सेस के। जैसे कि हमें पता है कि पुराने समय में भी पहले राजा महाराजा होते थे तो उनकी सेनाएं होती थी बहुत बड़ी। जब उनकी सेनाएं होती थी बहुत बड़ी तो सेना नायक भी तो होते थे, यानी कि सेनापति बोलते थे जिन्हें। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी अभी जितनी भी सेनाएं हैं, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे मिलिट्री हो, तो हर किसी सेना के सेनापति तो होते ही हैं। पर ऑब्वियसली सेना किसकी होती थी, सेना होती थी राजा की। तो उसी प्रकार हम लोग बात करें आज के समय पर, जो हमारे पास भी अलग अलग प्रकार की फोर्सेस मौजूद हैं। तो अब उनके जो सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है। पहले के समय पर राजा होते थे और एक तरीके से राजा की पदवी दी गई है किसे, प्रेसिडेंट को। तो उस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ही क्या है, सुप्रीम कमांडर हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और आर्टिकल 53 हमसे क्या कहता है, आर्टिकल 53 हमसे कहता है वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन टू प्रेसिडेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास है सबसे ज़्यादा। एक्चुअली एग्जीक्यूटिव्स की बात कर लें तो एग्जीक्यूटिव के अंदर हमें पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी कंट्री के लिए गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली होती है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब वही जज वगैरह आपने सुने होंगे, जो कि इनका काम क्या होता है, कानून लागू करवाना। क्या कानून को पालन करवाना इनका काम होता है। दूसरे होते हैं हमारे लेगिस्लेचर, यानी कि विधान परिषद, सॉरी विधायिका, यानी कि हमारे जो मंत्रिमंडल होता है जो कि देश के लिए कानून बनाते हैं, ये कौन होते हैं, लेगिस्लेचर का पार्ट होते हैं। और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि इनको कानून को पालन करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है, एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है। तो इसके अंदर एक्चुअली आते हैं कौन, प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो ये सब एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसके पास में है, अगर अगर आपको पता हो, अगर हम लोग किसी देश के ऊपर अटैक भी कर रहा है या कुछ भी डिसीजन लेना है देश में, तो किसके नाम से लिया जाता है, प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो, आर्टिकल 53 समझ में आया हो। और अगर हम लोग बात करें कि जो प्रेसिडेंट की पावर है कम कब कर दी गई थी, जैसा कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि जब 1976 में जो प्रेसिडेंट थे
उनकी जो पावर्स थी बहुत लिमिट कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि भैया जो प्रेसिडेंट थे, उनके पास अब इतनी ज़्यादा पावर नहीं बची है। क्यों नहीं बची है? क्योंकि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये कर दिया है कि जो कोई भी जैसे कि मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो कंपल्सरी है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं, उनका कंपल्सरी है कि वो क्या करें, वो एडवाइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कह देगी, उन्हें वो कंपल्सरी है पास करना पड़ेगा। और ये संशोधन कब क्या आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये संशोधन आया था 1976 में। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ हो गई कंपलसरी कि जो प्रेसिडेंट है उनको बात माननी पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इससे पहले काफ़ी बार ये होता था कि आप लोगों ने एक पोस्ट ऑफिस का सर एक कुछ बिल आ गया था, तो जो उस समय के प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो बिल था वो पूरा रख लिया था, ना ही उसका जवाब दिया था, ना ही उसका रिप्लाई दिया था, तो वो खा गए थे। इस वजह से जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो थोड़ी लिमिट कर दी गई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट के बारे में। जैसे कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही गांधी जी के मित्र। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? इनका टाइम पीरियड 1952 से लेकर 1962 तक था। और दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? वो थी हमारी प्रतिभा पाटिल। और ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी? ये 12वें नंबर की प्रेसिडेंट थी, जो कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। इनका टेन्योर कब से कब तक था? इनका टेन्योर था 2007 से लेकर 2012 तक। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो इंट्रोडक्शन आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनसे रिलेटेड जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। और ऑब्वियस सी बात है, हमारे प्रेसिडेंट कौन है? हेड हैं, तो भैया सबसे बड़ा आदमी है हमारे कंट्री का। अब जैसा कि हमने बात की थी, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिफिकेशन देखेंगे, यानी कि क्या क्या काबिलियत या फिर योग्यता चाहिए कि हमें वो प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती हैं। तो सबसे पहली क्वालिफ़िकेशन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर कंट्री में अगर प्रेसिडेंट बनना है तो वो ऑब्वियस सी बात है, सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि भैया जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो कौन होंगे? वो सिटीज़न होंगे इंडिया के। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि इनकी एज के लेकर हमारे पॉइंट भी दिया गया है, तो मस्ट बी कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ऑफ ईयर। यानी कि अब कोई ऐसा तो है नहीं है कोई कम उम्र का लड़का, अधर लड़का प्रेसिडेंट बन जाएगा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो एक मैच्योर आदमी चाहिए पड़ेगा हमारे देश को संभालने के लिए। तो जो हमारे प्रेसिडेंट की एज है वो कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल तो हो जाना चाहिए, इतना कंपलसरी है। तीसरा क्या है? तीसरा पॉइंट हमारा ये है, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा। यानी कि तीसरी क्वालिफिकेशन ये है कि भैया क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। यानी कि कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा का मेंबर ही हो, उसके पास अगर क्वालिफिकेशंस भी हैं कि वो लोकसभा का मेंबर बन सकता है, तब भी काम हो जाएगा। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट क्या है? एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 साल तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी जैसे कोई बड़ी पोस्ट होती है तो इसमें कोई समझदार व्यक्ति चाहिए होता है, इमेच्योर आदमी नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसे अब बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं देश के लिए। और हम अपनी जो देश की बागडोर होती है वो हर किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए उसकी उम्र का परिपक्व होना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट क्या है भारत का? जैसे कि हम लोग बात करें, तीसरा ये है, तीसरा पॉइंट सीधा यही है कि किसी भी एरिया का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप वोट देते हो, वोटर आईडी होनी चाहिए आपके पास, रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए किसी भी एरिया का। आपके पास मतलब वोट देने का राइट तो होना ही चाहिए इतना तो, मतलब वोटर हो आप कहीं के, ये वाला होता है। और अगला पॉइंट क्या है कि अनसाउंड माइंड होना चाहिए। यानी कि क्या, आपका दिमाग सही ठिकाने पे हो। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत आपका दिमाग थोड़ा उल्टा सीधा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सॉलिड दिमाग होना चाहिए। और ये नहीं कि आपका दिमाग ख़राब है या फिर पागल वागल नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है कि आपका दिवाला नहीं निकल हुई, यानी कि बैंकक्रप्ट नहीं हुए हो आप। बैंकक्रप्ट तो आपको पता ही है ना, दिवाला निकलना। तो बैंकक्रप्ट नहीं हुए हो आप। तो बस यही कुछ कंडीशन चाहिए पड़ती हैं हमारे लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। और पाँचवा हमारा पॉइंट क्या है? मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट। यानी कि कोई लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए। तो लास्ट वाला पॉइंट हमारा यही था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया थोड़ा बहुत। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर ये मैं दोबारा से इसको दोबारा से रिप्लाई करके बता दूँ सारा सारा।
तो भैया दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन है कि वो इंडिया सिटीजन होना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि भैया उसकी उम्र मैच्योर आदमी होना चाहिए, यानी कि 25 साल तो कम से कम एज होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमने देखा था कि वो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के काबिल होना चाहिए। और ध्यान दीजिए, मैंने बोला मेंबर ऑफ लोकसभा के बनने के काबिल होना चाहिए, कंपलसरी नहीं कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हो रहा है उसके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर आप लोगों की एसएससी वगैरह हो गई, तो आप लोग ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के जो बनने के लिए आप लोग आवेदन भर सकते हैं, प्रेसिडेंट बनने के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, पहले आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग प्रेसिडेंट बनने का फॉर्म भर सकते हैं। पर ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हम लोग ये देखते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होता है कि नॉर्मली मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट होता है, उसके बिहाफ पर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है। तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है भैया, वही वो भी वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, जब हमारे प्रेसिडेंट नहीं होते कैसे भी करके। तो वो भी क्या, वो अपनी पदवी पर रहते हुए भी प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इस पद के लिए, जो वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वो अपना बिना पद छोड़े प्रेसिडेंट बनने का फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरे कौन है, यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन और स्टेट, यानी कि जो यूनियन और स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी पदवी पर रहते हुए भी प्रेसिडेंट का पद भर सकते हैं। मतलब इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं कि हाँ, हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है। और क्या होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि जो हमारे गवर्नर्स होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी इनके मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए फॉर्म भर सकते हैं अपनी पदवी बिना छोड़े। तो इन लोगों के लिए ये सब छूट है, बाकी सब लोग भर सकते हैं। बाकी सब लोग कोई नहीं भर सकता, मतलब गवर्नमेंट जॉब हो तो उन्हें पहले अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर जो प्रेसिडेंट है उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। प्रेसिडेंट बनने के इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। पर कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिनको ऐसा नहीं करने की मतलब ऐसी अनुमति है कि ये लोग अपनी पदवी पर रहते हुए भी जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो लड़ सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया था कि जो भी प्रेसिडेंट बनता है वो कोई प्रॉफिट यानी कि सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। और कौन कुछ पदवियां ऐसी भी थीं जो कि अ, अपनी पदवी पर रह के भी प्रधानमंत्री के सॉरी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो सकते थे। और अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमसे क्या कहता है, टू स्टैंड इन द इलेक्शन यू मस्ट हैव 50 इलेक्टोरर्स एज अ प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टोरर्स एज अ सेकेंडर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ये इलेक्टोरर्स और सेकेंडर्स कौन कौन होते हैं, इनको समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा ये कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के अंदर 233 मेंबर्स होते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश के अंदर वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, 28 राज्य हैं हमारे, उनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। वहाँ पे कम से कम 3,000 से लेकर 4,000 तक मेंबर्स भैया प्रेजेंट हैं। और जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और यहाँ के मंत्री वगैरह भी हैं इलेक्टेड मेंबर। तो भैया इन जितने भी हमारे ये मंत्री हैं, तो ये मंत्री इनमें से 50 जो कि इलेक्ट करके आए हैं, तो भैया जो 50 लोग हैं इन्हीं मंत्री में से, वो प्रपोज करेंगे कि भैया हमारे तरफ से ये बंदा प्रेसिडेंट बनने का काबिल है। तो 50 लोग ऐसे होने चाहिए और 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो कि वो स्वीकार कर लें, यानी कि मिनिमम 50 लोग चाहिए कि भैया वो स्वीकार कर लें कि इन लोगों ने, ये 50 लोगों ने जब ये प्रस्ताव भेजा है कि हाँ ये बंदा हमारी तरफ से प्रेसिडेंट बनना है, तो 50 लोग ऐसे भी होने चाहिए जो कि उसे चुनेंगे, इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। तो 50 सेकंडर्स हमारे ऐसे भी होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया हो। और लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि भैया द डिपॉजिट अमाउंट इज 50,000 इन आरबीआई। तो भैया जो भी जैसे भी प्रेसिडेंट बनना है तो उसे कम मिनिमम 15,000 रुपये बैंक में जमा कराने पड़ेंगे अपनी इलेक्शन में खड़े होने के लिए। 1997 से पहले 2,500 रुपये रखने पड़ते थे ऐसा सिक्योरिटी। क्यों नहीं रखने, आई मीन पहले 2500 थे, अब इतने ज़्यादा 15,000 रुपये क्यों कर दिए गए? क्योंकि भैया बहुत बार ऐसा होता था कि वो कुछ लोगों को टाइम पास के लिए भैया प्रेसिडेंट बनना होता था, कुछ लोगों नहीं है तो बस कुछ नहीं है तो ऐसे ही पैसे भर ऐसे ही, कुछ नहीं है टाइम पास में ऐसे ही खड़े हो गए। तो भैया इसे सीरियस मुद्दा लिया जाए, इसलिए इसे थोड़ा बहुत वो एक्सपेंसिव कर दिया गया, जिससे कि कम लोग, मतलब जिसे जो सीरियस हो इस बारे में केवल वही लोग खड़े हो पाए। उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आया हो। अब भैया हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में देखते हैं कि चुनाव वगैरह कैसे होते हैं इनके।
अब हम लोग समझ लेते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, हम कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे इनडायरेक्टली, और किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन आते हैं हम लोग समझते हैं। ऐसे लोगों का समूह जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो वो कौन होते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर कौन कौन से मेंबर आते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जैसे कि हमें पता है इलेक्टेड लोकसभा में कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं? लोकसभा के अंदर होते हैं 543, यानी कि 543 मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होके आए होते हैं। किसके लिए? लोकसभा से। और राज्यसभा से कितने लोग आते हैं? 233 लोग आते हैं राज्यसभा से। तो यही लोग इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर आते हैं और यही लोग चुनते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। इनके थ्रू ही वोटिंग होती है और फिर हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं और वहाँ पे एमएलएस वगैरह होते हैं, तो एमएलएस वगैरह भी चुनते हैं अपने प्रेसिडेंट को। और तीसरा पॉइंट क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूटीज दिल्ली, यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो भी चुनाव में खड़े होते हैं। पर अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि वोट नहीं करेंगे। तो कौन वोट नहीं करेंगे ये भी देख लेते हैं। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब भैया नॉमिनेटेड है पार्लियामेंट में, अब भैया इन्हें चुना नहीं गया, जब चुना नहीं गया तो भैया प्रेसिडेंट को चुन भी नहीं सकते हैं ये। तो एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट वोट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग को पता है कि राज्यसभा के अंदर हमें पता है कि 245 लोग होते हैं और उनमें से 233 लोग कौन है? 233 लोग हैं ऐसे लोग जो कि चुनाव के थ्रू चुन के आते हैं और 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 233 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया ये 233 ऐसे लोग हैं जो चुने गए हैं और 12 लोग ऐसे हैं जो चुने नहीं गए हैं। तो भैया यहाँ पे मैंने 233 जब लोगों राज्यसभा के मेंबर्स बोला था तो ये इसमें से 12 हटा दिए थे। एक्चुअली 245 ही होते हैं, पर मैंने 233 इसलिए बोला था क्योंकि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, यही लोग वोट करते हैं। तो कौन, और अब जो 12 लोग हैं वो अलग-अलग फ़ील्ड से आते हैं। कौन-कौन सी फ़ील्ड से आते हैं ये देख लेते हैं। आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, लिटरेचर और सोशल वर्क, ये 5 अलग-अलग फ़ील्ड से राज्यसभा के मेंबर को चुना जाता है। तो भैया ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं। और वोट कौन नहीं दे सकते हैं? हमें पता है कि राज्य के अंदर विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी स्टेट के पास विधान परिषद नहीं है, केवल 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। किसके पास? यूपी के पास, महाराष्ट्र के पास, बिहार के पास, तेलंगाना के पास, आंध्र प्रदेश के पास। और इन्हीं लोगों के ये 6 हमारे पास विधान परिषद हैं, इनके मेंबर्स भी वोट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। और आज का लेक्चर हमारा केवल यहीं तक था। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स, हिस्ट्री के लेक्चर्स, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, सभी के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। तो अगर किसी को तैयारी करनी हो तो जाके विजिट कर सकते हैं। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।